हाय गाइस, अर्नव है और ये द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का फोर्थ वीडियो है। इस वीडियो में हम चैप्टर के सेक्शन 3 जो है द एज ऑफ रिवॉल्यूशंस 1830 टू 1848 इसे समझेंगे। जैसे ही कंजर्वेटिव्स ने अपनी पावर को कंसोलिडेट यानी यूनिफाई करना चाहा, वैसे ही यूरोप के अलग अलग क्षेत्रों में रिवॉल्यूशन हुए, जैसे कि इटालियन और जर्मन स्टेट्स में, ऑटोमन एम्पायर के टेरिटरीज में और आयरलैंड और पोलैंड में। ये क्रांतियाँ लिबरल नेशनलिस्ट के द्वारा लीड की गई, जो कि एलीट एजुकेटेड मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे, जिसमें प्रोफेसर, स्कूल टीचर्स, क्लर्क्स और कॉमर्शियल मिडिल क्लास के मेंबर थे। सबसे पहला अपहीबल यानी क्रांति फ्रांस में जुलाई 1830 में हुई। अगला टॉपिक यही है, जुलाई रेवोल्यूशन इन फ्रांस इन 1830। तो इस रेवोल्यूशन में हुआ क्या था, ये समझते हैं। तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि वियना कांग्रेस के कारण बर्बन डायनेस्टी वापस से सत्ता में आ गई थी। तो इन्हीं बर्बन किंग्स जो 1815 में वापस आए थे, उन्हें जुलाई 1830 में लिबरल रिवोल्यूशनरीज ने गद्दी से हटा दिया और इन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की फ्रांस में सेटअप की और लुइस फिलिपी को उसका हेड बनाया। कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की का मतलब होता है ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें मोनार्क कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट होता है और पावर डिसेंट्रलाइज करके गवर्नमेंट के वेरियस ऑर्गन में बांट दिया जाता है, जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में। जुलाई रेवोल्यूशंस ने ब्रुसेल्स में भी क्रांति की चिंगारी जला दी। इसके कारण इनके कारण बेल्जियम नेदरलैंड्स के किंगडम से अलग हो गया। मैटर्नी का एक बहुत फेमस रिमार्क है कि व्हेन फ्रांस नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। इसका मतलब कि जब भी फ्रांस में कोई क्रांति होती है तो उसका असर पूरे यूरोप पे पड़ता है। अब हम जानेंगे कि ग्रीस एक यूनिफाइड नेशन या नेशन स्टेट में कैसे चेंज हुआ। तो शुरू से ही ग्रीस ऑटोमन एम्पायर यानी टर्की का पार्ट था, 15वीं सेंचुरी से ही। यूरोप में बढ़ रहे रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म ने ग्रीक्स के मन में इंडिपेंडेंस के लिए लड़ने की चिंगारी भड़का दी और ये स्ट्रगल 1821 में शुरू हुआ। ग्रीस के राष्ट्रवादियों को बहुत जगह से सपोर्ट मिला, जैसे कि उन्हें उन ग्रीक से हेल्प मिली जो कि ग्रीक के बाहर रहते थे और बहुत से वेस्ट यूरोपियन से भी जिन्हें जिन्हें एंशिएंट ग्रीक कल्चर के प्रति सिंपैथी थी। पोएट्स और आर्टिस्ट ने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया एक मुस्लिम एम्पायर यानी ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ स्ट्रगल में। इनमें एक प्रोमिनेंट फिगर है इंग्लिश पोएट लॉर्ड बायरन, जिन्होंने फंड्स अरेंज किए और फिर वॉर लड़ने गए, जहां पर उनकी 1824 में मृत्यु हो गई। नेशनल फीलिंग कल्चर मूवमेंट रोमांटिसिज्म एक कल्चरल मूवमेंट था जिसने एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को डेवलप करने पे ध्यान दिया। राष्ट्रवाद सिर्फ वॉर्स और टेरिटरी को एक्सपैंड करने से डेवलप नहीं हुआ, बल्कि कल्चर ने भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया नेशन के आइडिया को बनाने में। आर्ट, पोएट्री, स्टोरीज और म्यूजिक्स ने नेशनलिस्ट फीलिंग्स को एक्सप्रेस और शेप देने में हेल्प किया। रोमांटिक आर्टिस्ट पोएट्स रोमांटिक आर्टिस्ट और पोएट्स साइंस और लॉजिक को क्रिटिसाइज करते थे और इमोशंस पे ज़्यादा ध्यान देते थे। उनका एफर्ट इस तरफ था कि सब में एक कलेक्टिव हेरिटेज, एक कॉमन कल्चर पास्ट की भावना आए, क्योंकि एक नेशन का बेसिस यही है। अब हम एक रोमांटिक नेशनलिस्ट के बारे में पढ़ेंगे जिसका नेम है जोहानन गॉटफ्राइड हर्डर। ये एक जर्मन फिलोसोफर था। इसने ये क्लेम किया कि सही जर्मन रीति रिवाजों को कॉमन पीपल, जिन्हें दास वॉक से जाना जाता है, उनके बीच डिस्कवर होना होगा। ये काम फोक सॉन्ग्स, फोक पोएट्री और फोक डांसेस के थ्रू होगा, जिससे ट्रू स्पिरिट ऑफ द नेशन, जिसे वॉल्क्सजिस्ट कहते हैं, वो पॉपुलर होगा। इसलिए फोक कल्चर के इन फॉर्म्स को कलेक्ट और रिकॉर्ड करना नेशन बिल्डिंग का एसेंशियल पार्ट है। अब बात करते हैं कि इलिटरेट पीपल के अंदर नेशनलिस्ट फीलिंग्स कैसे डेवलप हुआ। वर्नैकुलर लैंग्वेज यानी वहाँ की ओरिजिनल लैंग्वेज और लोकल फोक कल्चर के कलेक्शन पे जोर देना
सिर्फ एंशियंट नेशनल स्पिरिट को रिकवर करने के लिए नहीं, बल्कि मॉडर्न नेशनलिस्ट मैसेज को लार्ज ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए था, जो कि ज़्यादातर इलिटरेट थी। ये काम स्पेशली पोलैंड में हुआ, जिसका पार्टीशन 18th सेंचुरी के एंड में ग्रेट पावर्स रशिया, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया ने किया था। जबकि पोलैंड एक इंडिपेंडेंट टेरिटरी की तरह एग्जिस्ट नहीं करता था, फिर भी नेशनलिस्ट फीलिंग्स को म्यूज़िक और भाषा के द्वारा जिंदा रखा गया। एग्जाम्पल के लिए कारोल कुरपिंस्की एक और रोमांटिक और म्यूज़िक कंपोज़र था। उसने नेशनल स्ट्रगल को अपने म्यूज़िक और ओपेराज से सेलिब्रेट किया। सबसे मेन काम उसने ये किया कि 2 फोक डांसेस को उसने नेशनलिस्ट सिंबल्स में कन्वर्ट कर दिया। ये 2 डांसेस थे पोलोनाइज और मजूरका। अगला टॉपिक है लैंग्वेज। कल्चर की तरह ही लैंग्वेज ने भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को डेवलप करने में। पोलैंड पे रशियन ऑक्यूपेशन के बाद पोलैंड पे रशियन कंट्रोल के बाद पोलिश लैंग्वेज को स्कूल से निकाल दिया गया, मतलब बैन कर दिया गया, और रशियन लैंग्वेज को हर जगह इम्पोज यानी थोप दिया गया। 1831 में एक आर्म्ड रेबेलियन यानी एक ऐसी अपराइजिंग जिसमें वेपन्स और वायलेंस शामिल हो, वो रशियन रूल के अगेंस्ट हुआ, जिसे आखिर में क्रश कर दिया गया। इस रेबेलियन को फॉलो करते हुए पोलैंड के क्लर्गी मेंबर्स लैंग्वेज को नेशनल रेजिस्टेंस का एक वेपन की तरह यूज़ करने लगे। पोलिश चर्च और रिलीजियस गैदरिंग्स में यूज़ होने लगा। परिणाम स्वरूप बहुत सारे प्रीस्ट और बाइशप्स को जेल में डाल दिया गया या फिर उन्हें साइबेरिया भेज दिया गया पनिशमेंट के लिए रशियन अथॉरिटीज़ द्वारा। बाइशप्स एक रिलीजियस प्लेस होता है क्रिश्चियंस में। पोलिश लैंग्वेज का यूज़ रशियन डोमिनेंस के अगेंस्ट स्ट्रगल या का सिंबल माना जाने लगा। अब हम इस सेक्शन के सेकंड पार्ट पे फोकस करते हैं, जिसका नेम है हंगर, हार्डशिप और पॉपुलर रिवॉल्ट। इस पार्ट में यूरोप में हार्डशिप हुई यानी मुश्किलें हुई और इसके वजह से हंगर हुई, और फिर इनको एंड करने के लिए पॉपुलर रिवॉल्ट हुआ। अब चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। 1830s के ईयर्स में यूरोप में बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक हार्डशिप्स हुई। 19th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में पूरे यूरोप में पॉपुलेशन बहुत इंक्रीज़ हुई। ज़्यादातर कंट्रीज़ में जितने जॉब्स थे उससे कहीं ज़्यादा जॉब सीकर्स थे। रूरल एरियाज़ से लोग अर्बन एरियाज़ में माइग्रेट करने लगे और इस तरह शहरों में स्लम्स यानी झोपड़पट्टियाँ बनने लगी। अगली प्रॉब्लम थी स्टिफ कंपटीशन। छोटे मोटे शहर के प्रोड्यूसर्स को चीप मशीन मेड गुड्स के इंपोर्ट्स से बहुत कंपटीशन करना पड़ता था। ये इंपोर्ट्स इंग्लैंड से आते थे, जहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन पूरे कॉन्टिनेंट से ज़्यादा एडवांस था। ये कंपटीशन स्पेशली टेक्सटाइल इंडस्ट्री में होता था, जहाँ पर टेक्सटाइल प्रोडक्शन मेनली घरों और स्मॉल वर्कशॉप्स में होता था, जो कि पार्शली मैकेनाइज्ड थे, मतलब थोड़े बहुत मशीन मेड थे। जिन रीजन्स में एरिस्टोक्रेसी अभी तक पावर इंजॉय कर रही थी, वहाँ पर पीजेंट्स की हालत बहुत ख़राब थी। फूड के प्राइसेस के राइस या फिर बैड हार्वेस्ट के वजह से पूरे टाउन या कंट्री में पॉपुलिज्म फैल गया। पॉपुलिज्म एक ऐसी कंडीशन को रेफ़र करता है जिसमें एक इंडिविजुअल या कम्युनिटी बहुत ज़्यादा गरीब हो जाती है और उसे अपनी ज़रूरतों के लिए पब्लिक या प्राइवेट चैरिटी पे डिपेंड होना पड़ता है। अब 1848 की प्लाइट यानी दुर्दशा को जानते हैं। 1848 में फूड शॉर्टेजेस और बेरोजगारी ने पूरी पेरिस की पॉपुलेशन को सड़कों पे उतार दिया। बैरिकेड्स को तोड़ दिया गया और लुइस फिलिपी भागने पे मजबूर हो गया। एक नेशनल असेंबली ने फ्रांस को रिपब्लिक अनाउंस किया और सारे एडल्ट मेल्स जिनकी एज 21 से ऊपर थी उन सबको राइट टू वोट दे दिया और राइट टू वर्क भी गारंटी किया। एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए नेशनल वर्कशॉप्स सेटअप किए गए। हमने इस पार्ट के हंगर और हार्डशिप को पढ़ लिया है। अब पॉपुलर रिवॉल्ट को पढ़ते हैं। इस रिवॉल्ट का नेम है रिवॉल्ट ऑफ सिलेशियन वीवर्स इन 1845। 1845 में सिलेशिया में रहने वाले वीवर्स यानी सिलाई बुनाई करने वालों ने कॉन्ट्रैक्टर्स के अगेंस्ट एक रिवॉल्ट किया, जो उन्हें रॉ मटेरियल सप्लाई करते थे और उन्हें ऑर्डर्स देते थे फिनिश टेक्सटाइल्स के लिए।
बट कॉन्ट्रैक्टर्स ने अचानक से उनके पेमेंट्स रिड्यूस कर दिए, इस वजह से रिवॉल्यूशन हुआ। एक जर्नलिस्ट विल्हेल्म वुल्फ ने सिलेशियन विलेज में हो रहे इवेंट्स को ऐसे डिस्क्राइब किया है: इन विलेजेस में जहां 18,000 लोग रहते थे वहां कॉटन वीविंग सबसे पॉपुलर ऑक्यूपेशन था। वर्कर्स की दुर्दशा बहुत ज़्यादा थी वहां पे। जल्द से जल्द जॉब पाने की उनकी ज़रूरत का फ़ायदा उठाते हुए कॉन्ट्रैक्टर्स ने गुड्स के प्राइस घटा दिए। अब रिवॉल्यूशन के मेन इंसिडेंट पे आते हैं। 4 जून दोपहर के 2 बजे वीबर्स की बहुत लार्ज क्राउड अपने घरों से निकल के कॉन्ट्रैक्टर के मैंशन पे पहुंचे और हायर वेजेस की डिमांड करने लगे। उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया गया, उन्हें धमकाया गया और उनका तिरस्कार किया गया। इसके बाद उनका एक ग्रुप घर के अंदर घुस गया और वहां तोड़फोड़ मचाने लगे। उन्होंने विंडो पेन्स, फर्नीचर और भी बहुत सारी चीज़ें तोड़ी। इसके बाद दूसरा ग्रुप स्टोर हाउस में घुस गया और जो भी क्लॉथ या टेक्सटाइल्स थे उन सबको उन्होंने टुकड़ों में फाड़ दिया। इसके वजह से कॉन्ट्रैक्टर अपने परिवार के साथ पड़ोस वाले गांव में भाग गया, लेकिन उन्होंने उसे शेल्टर देने में से मना कर दिया। फिर भी उसने किसी तरह मैनेज किया और 24 घंटों के बाद आर्मी के साथ लौटा और परिणाम स्वरूप 11 वीबर्स मारे गए और ये रिवॉल्ट यहीं ख़त्म हुआ। अब हम इस सेक्शन के आखिरी टॉपिक और बहुत मेन टॉपिक को पढ़ेंगे। ये टॉपिक का नेम है 1848 द रिवॉल्यूशन ऑफ लिबरल्स। गरीब, बेरोजगार और भूखे पीजेंट्स के रिवॉल्ट्स के पैरेलल 1848 में एक रिवॉल्यूशन एजुकेटेड मिडिल क्लास के द्वारा भी किया गया। मैंने कुछ देर पहले ही बताया था कि 1848 में मोनार्क लुइस फिलिपी को भगा दिया गया और एक रिपब्लिक जिसने सभी एडल्ट मेल्स को सफरेज यानी राइट टू वोट अनाउंस किया। अब हम 1848 के रिवॉल्यूशन जो जर्मन स्टेट्स में हुआ था उसे समझेंगे। जर्मन रीजन्स में बहुत बड़ी संख्या में पॉलिटिकल एसोसिएशंस थे जिनके मेंबर्स मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन और अमीर आर्टिस्ट थे। ये सारे लोग फ्रैंकफर्ट की सिटी में मिले और ऑल जर्मन नेशनल असेंबली के लिए वोट करने का डिसाइड किया। 18 मई 1848 के दिन 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स एक फेस्टिव प्रोसेशन यानी फेस्टिवल लाइक परेड में चलते हुए फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में अपनी जगह लेने गए, जिसकी मीटिंग सेंट पॉल की चर्च में होती थी। उन लोगों ने फिर जर्मन नेशन के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया ताकि वो मोनार्की को पार्लियामेंट के अंदर मिला सके। लेकिन जब इन्होंने प्रूशिया के किंग फ्रेडरिक विलियम IV को अपनी शर्तों पे क्राउन ऑफर किया तो किंग ने ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। फिर जैसे जैसे एरिस्टोक्रेसी और मिडिल क्लास के बीच विरोधी भावना बढ़ी, वैसे वैसे पार्लियामेंट का सोशल बेसिस कमज़ोर होता गया। पार्लियामेंट में मिडिल क्लास का डोमिनेंस था, जिसने वर्कर्स और आर्टिसंस के डिमांड को रेजिस्ट किया और पार्लियामेंट में अपना सपोर्ट खो दिया। पार्लियामेंट में नहीं, अपना सपोर्ट खो दिया, क्योंकि पार्लियामेंट में तो एरिस्टोक्रेसी लोग ने ही वोट किया था। अल्टीमेटली ट्रूप्स को बुलाया गया और असेंबली को फोर्सफुली डिसबैंड कर दिया गया। हालांकि कंजर्वेटिव फोर्सेस ने लिबरल मूवमेंट्स को 1848 में सप्रेस कर दिया, पर वो कभी भी ओल्ड ऑर्डर को रिस्टोर नहीं कर पाए। मोनार्क्स को रियलाइज़ होने लगा कि रेवोल्यूशंस के साइकिल्स को ख़त्म करने का एक ही रास्ता है कि लिबरल नेशनलिस्ट को कुछ ग्रांट्स दिए जाए। 1848 के बाद के सालों में सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप के ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज ने वो चेंजेस इंट्रोड्यूस करना शुरू किए जो वेस्टर्न यूरोप में 1815 से पहले ही हो चुके थे। सेफडम और बॉन्डेड लेबर को ख़त्म कर दिया गया। हैब्सबर्ग एम्पायर और रशियन सेफडम और बॉन्डेड लेबर को हैब्सबर्ग एम्पायर और रशियन रूल से ख़त्म कर दिया गया। हैब्सबर्ग के रूलर्स ने 1867 में हंगरी में रहने वालों को ज़्यादा ऑटोनॉमी दी, मतलब सेल्फ टेरिटरी पे कंट्रोल ज़्यादा दिया। लिबरल्स ने कुछ पॉलिटिकल और सोशल आइडियाज़ को सपोर्ट किया। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाना चाहा और नेशन को यूनिफाई करना चाहा। फ्रीडम ऑफ प्रेस और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन भी मेन आइडियाज़ थे। यहाँ एक बात याद रखिएगा कि
इन लिबरल मूवमेंट्स में वुमेन ने बहुत एक्टिव होकर पार्टिसिपेट किया था, पर बावजूद इसके असेंबली इलेक्शन के टाइम पे उन्हें वोट करने का अधिकार नहीं दिया गया। ओके गाइस, अगली वीडियो में मिलते हैं जो कि बहुत जल्द आएगी। राधे राधे।